मैं जॉनी शर्मा आपका एक बार फिर टीएच एजुकेशन में बहुत स्वागत करता हूं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशंस की थी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड एट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी जनरल पॉइंट पर कितनी होती है वो भी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट आइकन पे क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, बी के नाम से जानते हैं। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन होगा तो मैं इसी में कवर करा दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और मैं 10-10, 15-15 मिनट के टॉपिक वाइज आपको वीडियो देना चाह रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस लॉ को समझने से पहले इसका जो मेन एम है उसको हम टॉपिक को समझना चाहेंगे कि गॉस लॉ किसको बताना चाहता है, किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ओके, एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। मैंने 3 केस डिस्कस किए हैं, तीनों केस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई। तो पहले केस में समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मीनिंग क्या है। तो मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास कुछ एरिया है, कुछ सरफेस है जिसका एरिया ए है और उसमें से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो बेसिकली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इनटू में उसका एरिया, टोटल एरिया। ये तो सिंपल सा मेथड है। अगर आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर तब क्या होगा, सपोज दैट हमारे पास कोई सरफेस है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बट परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कुछ एंगल पे है, कुछ थीटा डिग्री एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे है। कितने एंगल पे? थीटा डिग्री एंगल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये हो गई। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से निकलता है। तो सबसे पहले हम इस लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो जैसा हम जानते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर थी, इसका कंपोनेंट अगर हम इधर तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कॉस थीटा इनटू में इस पूरी बॉडी का एरिया। इस कॉस थीटा को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हटा के मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। अच्छा, मैंने यहाँ पर एरिया के ऊपर भी वेक्टर लगाया है। बेसिकली एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए और ये एज्यूम किया गया है कि एरिया को भी वेक्टर एज्यूम किया गया है। अब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो वही है एरिया का, जो उसका एरिया आएगा, बट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं बात करूँ कोई सरफेस, सपोज दैट मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। वो इनवर्ड भी हो सकती है आउटवर्ड, बट आउटवर्ड लीजिए आप, आउटवर्ड्स। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो इस केस में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बट वो परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे है थीटा। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़ेंगे, वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ई कॉस थीटा हो जाएगा। एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। ई कॉस थीटा एंड द electric flux in this case it is the dot product of electric field intensity and the area. Clear? अब मैं तीसरा केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म में आपको पहले बता चुका हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पैरेलल ना हो, ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन जिन लाइंस की उसमें गैप सेम ना हो,
ऐसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम एक केस बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, बट उस पर जो लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स एंगल भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं किसी छोटी सी सरफेस पे। मान लीजिए मैंने छोटा सा एरिया ले लिया ds, दिस इज अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन दिस टोटल सरफेस ds। एक छोटे से ds पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका मैंने कंपोनेंट निकाल दिया यहाँ पर E cos था। इस छोटे से ds एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एंगल था थीटा और इसका कंपोनेंट हो गया E cos थीटा। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने पूरे बॉडी है उसका एरिया a है बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल भी हर जगह अलग हो जाएगा, यहाँ एंगल अलग होगा, यहाँ हर जगह एंगल अलग हो जाएगा। उस केस में मैं क्या करूँगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा और छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से एरिया ds पे निकालूंगा। इस छोटे से ds एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर पास हो रही है इनटू में इसका एरिया, तो छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E cos थीटा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू में उसका एरिया, इनटू में छोटा सा एरिया। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया इस एरिया का, नहीं मुझे निकालना क्या है पूरे एरिया का, तो उस केस में हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ टोटल ए एरिया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds मीन्स E डॉट ds ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल नॉन यूनिफॉर्म या जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम कहीं पर निकालेंगे इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आप इससे अब यूनिफॉर्म का सब का ये जनरल फॉर्मूला आ गया, आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए इस केस में हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है इसके अंदर, तो ये कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा। छोटा सा ds का एरिया, ds का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे छोटा सा एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, ये डॉट आ जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो बेसिकली जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा जनरल फॉर्मूला निकल के आया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ds। ds इज अ वेरी स्मॉल एरिया। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर एंड द एरिया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जनरल फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। आप यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, हम डिस्कस करते हैं। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने सरफेस को दो भागों में डिवाइड किया। उसने कहा सरफेस दो तरीके की होती है, एक होती है ओपन सरफेस, एक होती है क्लोज सरफेस। उसने कहा ओपन सरफेस के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओपन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। E डॉट ds जो अभी हमने इससे पहले जो डिस्कस किया है वो ओपन सरफेस के लिए था। उसने कहा क्लोज सरफेस के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला देता हूँ, आप उसको पुट कीजिए, आप किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल मेथड से आप निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। उसने कहा मैं क्लोज सरफेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास कोई भी सरफेस क्लोज है, सपोज दैट मेरे पास कोई सरफेस है क्लोज, दिस इज स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉडी है कोई जिसके अंदर कहीं भी नॉट ए सेंटर, कहीं भी कोई क्यू चार्ज उसके अंदर है, इनसाइड क्यू चार्ज है। उसने कहा अगर मान लीजिए कोई क्लोज बॉडी है, अब क्लोज बॉडी उसके अंदर कोई चार्ज है तो उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारी परपेंडिकुलर ही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ एरिया भी होगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड बॉडी है और क्लोज्ड बॉडी के अंदर कोई क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ निकलेगा। तो उसने कहा क्लोज सरफेस के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला देता हूँ, उसको पुट कीजिए, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे। उसने क्या दिया, उसने कहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू चार्ज इनसाइड द सरफेस। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ। गॉस ने क्या बताया, गॉस ने कहा क्लोज सरफेस के लिए आपको डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला दे रहा हूँ। कैसे आप निकाल सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो दिस इज हम इसे गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं, बट गॉस थ्योरम को मैं और पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसको भी गॉस लॉ कहते हैं। आप इसको भी कह सकते हो, आप अगर आपका CBSE में एग्जाम होता है या कहीं भी आपका डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेथड से निकाल सकते हो और यही गॉस थ्योरम, यही गॉस लॉ है।
गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। इसे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम आप कुछ भी कह सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ, गॉस थ्योरम, गॉस के अकॉर्डिंग सरफेस दो तरह की होती है, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वही मेथड है, E डॉट डी एस इंटीग्रेट कर दो, इसका आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेथड से निकाल सकते हो। बट क्लोज सरफेस के लिए उसने कहा मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इनटू 1/ε टाइम्स Q टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। आप इस फॉर्मूले की मदद से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं और इसी को मैं अपना थ्योरम भी कहता हूँ, इसी को मैं अपना लॉ भी कहता हूँ, इसे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी आप कह सकते हैं। और हर बार पेपर में आता है, हर बार CBSE के एग्जाम में इसमें से 2, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो CBSE के अकॉर्डिंग ये टॉपिक गॉस थ्योरम, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हमने क्या देख लिया कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर भी होता है फॉर ओपन सरफेस, बट कोई नहीं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी वजह से आप क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला वही कट पिट के आएगा। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आप क्लोज सरफेस के लिए भी निकाल सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो और क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर भी हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनसाइड बट ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको ध्यान से देखिए एक बार। ओके, तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट छोटा सा एरिया ds एंड क्लोज सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब डिस्कस हम करना चाह रहे हैं कि गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और मेथड है, उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि गॉस थ्योरम को जो हम डिस्कस करेंगे तो आप ये भी कह सकते हो कि डायरेक्ट जो हमने पहला वाला डिस्कस किया, एक बार बता देता हूँ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस या फॉर ए क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स total charge inside the surface. The total electric flux for a closed surface, हमेशा गॉस लॉ क्लोज सरफेस की बात करता है। The total electric flux for a closed surface in a vacuum, क्योंकि वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा। The total electric flux for a closed surface in a vacuum or air is equal to 1/ε times total charge inside the closed surface. एक तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने क्या, जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, तो हम यहाँ से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से भी गॉस थ्योरम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा डिफाइन करता हूँ, इसको हम कहेंगे सरफेस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर ए क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, द सरफेस आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए, द सरफेस इंटीग्रल of electric field intensity in a vacuum for a closed surface in a vacuum is equal to 1/ε times total charge inside the surface। यहाँ से भी आप गॉस थ्योरम का एक्सप्लेन कर सकते हो। आई थिंक आपको गॉस लॉ समझ में आया होगा, गॉस थ्योरम समझ में, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम एक ही है। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम आपको समझ में आई होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ ने या गॉस थ्योरम ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन दी थी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने क्लोज सरफेस के लिए ज़्यादा फोकस किया था और डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था। तो गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस पे लगता है और किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। बट सरफेस कैसी भी हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। अगर सरफेस क्लोज होती है तो आप इसे क्लोज साइन यहाँ दिखा सकते हो, अगर सरफेस ओपन है तो यहाँ पर हम क्लोज सरफेस का साइन नहीं लगाएंगे। बट आप इस मेथड से ओपन और क्लोज दोनों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, इसीलिए मैं इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी कम से कम जो 15-20 मिनट लेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें गॉस लॉ की मदद से, यानी गॉस लॉ के ऊपर एप्लीकेशन है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की हेल्प लेकर हम किसी अदर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमें पता लग गया, अब हम क्या करेंगे उसकी हेल्प से, वैसे तो गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, बट हम गॉस
थ्योरम की हेल्प लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसकी कुछ एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो एक बार उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे दोस्त और मेरे छोटे भाइयों को किसी भी तरीके की फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो कंसेप्ट को समझें, न्यूमेरिकल्स को समझें। अगर कोई भी डाउट है फिर मुझे कमेंट करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा समझें। आज के लिए मैं आपसे इतना ही अलविदा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में